तो जैसा मैंने कहा कि आज हमारे मंच पर जो है प्रबुद्ध साहित्यकार उपस्थित हैं, आदरणीय विजय तिवारी किसले जी हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी जी और आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी। अब परिचय की मैं बात अगर करूं तो आदरणीय विजय तिवारी किसले जी का जब मैंने परिचय पढ़ा तो उन्होंने जो सम्मानों की मैं कहूंगी कि सूची उनकी है तो मैं सचमुच वो अभिभूत हो गई कि देखिए किसको मैं पढ़ूं और किसको छोड़ूं। मेरे लिए ये एक तरह से दुविधा वाली बात हो गई। तो मैं सिर्फ संक्षेप में आपका परिचय रख रही हूँ कि आप जो हैं जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने एमए किया है और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और होम्योपैथी में आपने स्नातक किया है। तो ये भी एक हमारे लिए विशेष बात है कि देखिए तीनों चीज़ें इसमें हो गई कि जर्नलिज्म भी हो गया, शिक्षा भी हो गया और जो है चिकित्सा भी हो गया। और आप जो हैं सह संपादक हैं प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र जबलपुर दर्पण के और आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और शताधिक सम्मान से आप सम्मानित हैं। बहुत से आपकी अन्य जो विशेष उपलब्धियां हैं उनमें से मैं 1-2 का उल्लेख करना चाहूंगी। स्वरचित नित नमन मां नर्मदे ऑडियो एवं वीडियो जो है आपका लोकार्पित हो चुका है और बहुत ही उसने प्रसिद्धि प्राप्त की है और कई दशकों से आकाशवाणी, दूरदर्शन और टीवी चैनलों पर लगातार आपके जो हैं कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और आपके अनेक संवेद, दोहा, बुंदेली, कहानी, लघु कथा संग्रहों में सहभागिता रही है और विभिन्न एकल, अनियमित और नियमित पत्रिकाओं का आप संपादन कर रहे हैं। आप जो हैं बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने संस्मरण और आदरणीय गोविंद दास जी के बारे में जो भी जानकारी मंच से साझा करना चाहें, आपका स्वागत है। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय विनीता दीदी भी जुड़ गई हैं और रेखा अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, अशोक दोषी जी पहले से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर जमुना कृष्ण राज जी हमारे साथ पहले से जुड़ी हुई हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और विजय तिवारी किसले जी सादर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय सरिता जी को नमन करता हूं और ये सूत्रधार परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने ये अवसर हम लोगों को दिया कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक राजनेता, एक वरिष्ठ साहित्यकार को याद करने का अवसर। और सौभाग्य की बात यह है कि आज उनका जन्मदिन भी है, 130वां जन्मदिन है आज उनका। तो मैं मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय प्रिय स्नेही मेरे अग्रज हैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी। भले ही वो मनोविज्ञान के व्याख्याता रहे हों, प्रोफेसर रहे हों, लेकिन उनमें साहित्य में इतना ज्यादा उनकी पकड़ है, मैं ये बोलूंगा, और इतना इनका वक्तृत्व इतना प्रभावी रहता है कि कोई भी बिना प्रभावित हुए नहीं रहता। तो ऐसे मैं उनको नमन करता हूं। और दूसरे मेरे अग्रज हैं श्री अजनबी जी। अजनबी जी का भी 13, 14, 15 सितंबर को हिंदी दिवस पर मैं कहूँ निवास ही कहूँगा, निवास भी गया, लाल किला में भी रहा, करोल बाग में भी रहा हूँ और उनकी जो आत्मीयता देखी। उसके पूर्व भी मैं कानपुर में मिल चुका हूँ, जबलपुर में मिल चुका हूँ उनसे, और शायद ये जितने भी मिलन हुए हैं उन मिलन के कारण उनसे इतनी ज्यादा आत्मीयता है कि उन्हें सीधे चरण स्पर्श करना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हैं। और रही बात जी शुरुआत सेठ गोविंद दास जी की करना है, तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि जबलपुर को पूरे राष्ट्र की संस्कार धानी कहा जाता है और इस संस्कार धानी के पहले एक त्रिपुरी साम्राज्य हुआ करता था, कलचुरियों का साम्राज्य हुआ करता था। उसकी राजधानी थी त्रिपुरी और त्रिपुरी को वर्तमान में तेवर कहा जाता है और तेवर का मैं निवासी हूं। क्योंकि त्रिपुरी साम्राज्य थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था और सन 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन
52वां कांग्रेस अधिवेशन यही त्रिपुरी के नाम से जबलपुर में हुआ था। और ये उस उल्लेख इसलिए कर रहा हूं मैं कि उस समय भी सेठ गोविंद दास जी बहुत सक्रिय थे और इस अधिवेशन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये दुर्भाग्य था कि उसमें ये दुर्भाग्य या सौभाग्य मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि गांधी जी के प्रतिनिधि सीतारमैया जी और हमारे राष्ट्र नेता सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच चुनाव हुआ था और जिसमें सुभाष बाबू चुने गए थे। लेकिन कुछ ऐसे विवाद हुआ कि उस गांधी जी द्वारा उस समिति को को भंग कर दिया गया सभा को और वहीं से सुभाष बाबू ने अपनी अलग रास्ता चुना देश की आजादी के लिए। तो मैं उसी जबलपुर का मैं रहने वाला हूं और चूंकि बात आती है हमारे सेठ गोविंद दास जी की, तो गोविंद दास जी केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि महाकौशल का मतलब 1/4 कम से कम मध्य प्रदेश है। ये महाकौशल बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा। महाकौशल, विंध्य और मालवा करके और भोपाल, ये 3-4 यदि प्रांत पूरा मध्य प्रदेश इसमें समेटा जा सकता है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण कि वो भी छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर उसमें आता था, तो बहुत बड़ा है। ऐसे कई ऐसे हमारे देश में प्रदेश हैं जो कि हमारे महाकौशल से बहुत छोटे हैं। ये भी प्रदेश हो सकता है और इसकी चलती रहती है। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहूंगा मैं। तो मैं उस जिस महाकौशल के चप्पे में हमारे सेठ गोविंद दास जी ने अलग जगाई थी स्वतंत्रता की और यहाँ पर इकट्ठा 10-10 हजार लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। बात में बहुत सारी सभी लोग जानते हैं, यदि स्वतंत्रता की बात करें तो सभी जानते हैं, साहित्य की बात करें तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आज अपने वक्तव्य पर मैं इनके परिवार की पृष्ठभूमि पर, इनके जो विस्तार था इनके परिवार का, उस पर भी मैं जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग साहित्यकार हैं और ये किस तरह से एक राजा से लेके एक राजनेता तक हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना वो ठाठ सी जो वैभव था, इनका अकूत संपत्ति थी, उसको त्याग कर उन्होंने केवल राजनीति का, देशभक्ति का, गौ सेवा का और ये स्वतंत्रता का जो उन्होंने रास्ता चुना था, ये प्रणम्य है। और मुझे लगता है पूरे महाकौशल में उन जैसा राजनेता का नाम और दूसरा दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ये हकीकत है कि सेठ गोविंद दास जी, जैसा कि बताया कि 1947 स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में जो चुनाव होते हैं, उसके बाद लगातार 1971 के चुनाव तक ये हर बार विजयी रहे और 1974 में इनकी देहावसान होता है, तब तक आखिरी तक ये सांसद रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नेता जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति मिलती है और लगातार सांसद रहता है, और ऐसा सांसद नहीं, चाहे वो गांधी जी का जबलपुर आना हुआ हो या नेहरू जी का कई बार आना हुआ, गांधी जी भी 4 बार करीब हमारे जबलपुर पधारे हैं और इस तरह से, लेकिन वो हर एक से उनके पारिवारिक संबंध थे। जवाहरलाल नेहरू जी से पारिवारिक संबंध थे, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना होता था। तो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक प्रतिष्ठित परिवार, व्यावसायिक परिवार, राजा का परिवार था। इसके बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगा। हो सकता है 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने वक्तव्य को मैं पूरा करूं मैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान जैसलमेर से इनका जो वंश शुरू होता है। एक भागीरथ जी थे, मैं केवल भागीरथ जी का नाम लूंगा, भागीरथ जी से वो शुरू होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नागपुर, पूरे भारत में, भारत से या यूं कहीं बर्मा तक इनका व्यापारिक ये क्षेत्र बढ़ता गया। लेकिन इनके जो ग्रैंडफादर थे, पितामह थे, राजा गोकुल दास जी, वो जबलपुर आ गए थे और उनके पिताजी उनके पुत्र जीवन दास जी, ये दोनों जबलपुर आ गए थे। और जबलपुर में इन्होंने इनकी कर्म भूमि, सेठ गोविंद दास जी की कर्म भूमि
जन्मभूमि या यूं कहें कि शिक्षा दीक्षा से लेके और आखिरी तक वो जबलपुर में रहे। भले ही बीमारी के दौरान इन्हें मुंबई जाना रहा हो या वहां देहावसान हुआ उनका मुंबई में, लेकिन अंतिम समय तक ये जबलपुर में रहे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये माहेश्वरी मालपाणी व्यापारी परिवार के वंश के थे। कुछ अभिलेखों के अनुसार इस परिवार की जानकारी सेवाराम खुशालचंद बैंकिंग फर्म से प्रारंभ मानी जाती है। ये एक अंग्रेजों के जमाने की ये जो फर्म थी, ये बहुत बड़ी फर्म थी, बहुत प्रतिष्ठित फर्म थी। और उनके जो पुत्र थे खुशालचंद बैंक माने सेवाराम के खुशालचंद जी इनके चाचा थे और सेवाराम जी इनके पिताजी थे। उनके पुत्र राजा गोकुलदास जी थे। अब यहाँ फिर राजा की बात आती है। वाकई ये राजा राजसी इनका परिवार नहीं था, लेकिन इनके इतने ज्यादा वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और अंग्रेजों द्वारा इन्हें राजा घोषित किया गया था। इन्हें राजा, पूरा समाज इन्हें राजा जी ही कहा करता था। तो ये राजा गोकुलदास जी थे और राजा गोकुलदास जी के पुत्र जीवनदास थे, जैसा कि मैंने बताया। और जीवनदास जी के पुत्र सेठ गोविंददास थे, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ ये भी बताना उल्लेख करना चाहूंगा कि सेठ गोविंददास जी के भी दो पुत्र थे, बाबू जगमोहन दास और बाबू मोहन दास जी। तो सेठ जगमोहन दास जी मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री भी रहे हैं और लोक निर्माण मंत्री भी थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में और निर्माण के क्षेत्र, लोक निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया, क्योंकि ये प्रारंभिक दौर था मध्य प्रदेश के गठन के बाद। तो इन्होंने इस पर काफी काम किया। और साथ में उनके जो दूसरे पुत्र थे मनमोहन दास जी, उनके पुत्र होते हैं बाबू चंद्रमोहन दास जी। चंद्रमोहन दास जी भी एक यशस्वी विधायक रहे हैं। इनके पुत्र बाबू विश्वमोहन जी आज भी हैं। आज दोपहर में मैं उसी सेठ गोविंद दास रंगमंच, जहां उनका कार्यक्रम चल रहा था, वो भी उपस्थित थे। एक कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम, उनके 130वां जन्मोत्सव मनाया गया। तो विश्वमोहन जी और चंद्रमोहन जी आज भी बहुत बड़े राजनेता हैं और बहुत बड़े समाज सेवी। उनके हर क्षेत्र में इनकी समाज सेवा इनकी चलती रहती है। और ये भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि सेठ गोविंददास परिवार का शिक्षा संस्थानों की श्रृंखला वाली उनकी एक हितकारिणी सभा नामक एक संस्था है, जिसके महाविद्यालय चलते हैं, मेडिकल कॉलेज चलते हैं, अनेक विद्यालय हैं, नर्सिंग विद्यालय हैं, डेंटल विद्यालय हैं। इस तरह से उनके बहुत सारे, और साथ में इनका एक समाचार पत्र भी, स्वतंत्र मत जो चलता है, ये भी है। और सभी, और सबसे बड़ी बात, मैं बाबू चंद्रमोहन दास जी से भी मिला हूँ, सेठ गोविंद दास जी को मैंने देखा है, विश्व मोहन जी से अक्सर मिलता हूँ। लेकिन इतना बड़ा परिवार, लेकिन इस परिवार में मैंने घमंड नाम की चीज नहीं देखी। कोई भी व्यक्ति इनसे मिल सकता है आज भी, लेकिन घमंड इनमें किसी में वो घमंड नहीं है। तो इस तरह से अब मैं बात करूंगा, संक्षिप्त में बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने करीब करीब 111 नाटक लिखे हैं उन्होंने। और जैसे मोनो नाटक की बात करें तो मोनो नाटक के जो मंचन होता था, इन्हीं की शुरुआत है मोनो नाटक वाली। तो इनके उपन्यास जैसे चंपावती है, कृष्णलता है, सोमलता है, इसी तरह से कृष्ण कामनी, होनहार, व्यर्थ संदेह है। नाटक विकास एवं इनका एक नाटक विश्व प्रेम, जो शायद उनके जीवन का पहला नाटक रहा, जो इनकी एक संस्था थी, उस संस्था की वार्षिकी पर किसी सेठ गोविंददास जी रंगमंच पर इसको मंचित किया गया था। इसी तरह से नवरत्न, कर्तव्य स्पर्धा नाटकों सहित, जैसा कि बताया, 111 नाटक हैं। और इनने नाटक एकांकी व काव्य भी लिखा है। इनकी काव्य कृति का नाम है बाणासुर पराभव। बाणासुर पराभव इनका एक काव्य कृति भी है। चंपावती, कृष्णलता, सोमलता, सप्तरश्मि, अष्टदश, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद, आप बीती, जग बीती, व्यवहार आदि इनकी अनेक कृतियां हैं। और बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं ऐसे लोग, जब इनको लगभग करीब 8 साल इन्होंने जेल में बिताए, और इनकी अधिकांश कृतियां जेल में ही लिखी गई हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रतिष्ठित लेखक
होने के साथ ही इनका हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। हिंदी के प्रश्न पर सेठ जी ने सदैव दृढ़ता से पक्ष लिया है, हिंदी का पक्ष लिया है। और यहाँ तक कि एक बार शायद एक गोलमेज कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे उस कार्यक्रम में। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे बोला कि आप चूंकि विदेशी लोग भी हैं और आप अंग्रेजी में यदि अपना वक्तव्य देंगे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेजी जानते हुए पहले ऐसा लगता था कि शायद ये अंग्रेजी नहीं जानते हों, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को अंग्रेजी आती है, लेकिन मैं अंग्रेजी में नहीं, मैं हिंदी में ही अपना वक्तव्य दूंगा। और जवाहरलाल जी के कहने के बावजूद उन्होंने उनकी बात ना मानते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य हिंदी में दिया था। और साथ में ये बताना चाहूंगा कि गांधी जी जबलपुर तो आते रहे और इनके संपर्क में भी रहे और उनके आवास में भी गांधी जी रुके थे। स्वतंत्रता के बाद जैसा कि बताया मैंने कि आखिरी दम तक 74 तक वो सांसद रहे और इन्हें सबसे बड़ी बात है संसद का पितामह भी कहा जाता है। यहाँ पर हम सारे लोग हैं चूंकि शुरू से आखिर तक रहे तो संसद का पितामह कहा जाता है। और ये संसद में कई बार ये अध्यक्ष भी प्रिय अध्यक्ष होते हैं, यानी स्थायी अध्यक्ष चुनने के पहले तो ये 3-4 बार उनको ये दायित्व भी उन्होंने निर्वहन किया। संसद में अपने कांग्रेस की विचारधारा से हटकर अपना जब इन्होंने हिंदी पर सारगर्भित वक्तव्य दिया और हिंदी का पक्ष लिया था तो ये बात फिर भी उस समय भी नेहरू जी को अच्छी नहीं लगी थी कि ये बार-बार हिंदी की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता किए बिना उन्होंने राष्ट्रभाषा का ही पक्ष लिया। और ये बताते हैं कि इनके परिवार की जो बहुत पुराना जो परिवार था उस जमाने में जब नोट नहीं चलते थे, सिक्के चला करते थे। इनके परिवार के पास इतना पैसा हुआ करता था कि जो जब पैसा आता था तो उसको गिना नहीं जाता था बल्कि तौल के रख दिया जाता था, इतना पैसा था। उस जमाने में इनके परिवार के पास 63,000 एकड़ जमीन थी और लगभग 800 गांव की जमींदारी थी इनके पास। उनकी देश में 300 दुकानों से अधिक, यहाँ तक कि रंगून में भी उनकी दुकानें थी। हमारे यहाँ पर कई प्रतिष्ठित अस्पताल है, एक लेडी एल्गिन अस्पताल है। उस समय अंग्रेजों के जमाने में उस समय उन्होंने निर्माण के लिए 30,000 रुपए दान दिए थे। उस जमाने के 30,000 रुपए बहुत होते हैं। विक्टोरिया अस्पताल जब बना तो आज उनका विक्टोरिया का नाम आज सेठ गोविंद दास अस्पताल है। वहां भी इनकी दान वगैरह इन्होंने दिया और उसमें वे रहे। और जबलपुर की जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो ब्रिटिश वास्तुकार थे एक हेनरी अर्विन, उनके निर्देशन में बनी थी। बाद में ये मध्य प्रदेश की शान, बहुत आलीशान ये भवन है। आप लोग कभी आए तो हाई कोर्ट जरूर देखें, उसमें कितना आलीशान भवन है। इस भवन को भी इन्होंने मात्र 1 रुपए किराए की लीज पर इन्होंने मध्य प्रदेश शासन को दे दिया था। ये भी उपलब्धि है। इस तरह से और भी बहुत सारे, राजा गोकुलदास की धर्मशाला है, बहुत पहले बनी हुई थी वो, लेकिन वो आज भी संचालित है। एक और इन लोगों ने एक नक्काशीदार एक रॉयल होटल बिल्डिंग बनवाई थी। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने इसलिए बेच दिया था कि अंग्रेज लोग उधर क्लब के तौर पर, उसका होटल के तौर पर उपयोग करें, और उनको दे दिया था। और यदि समाज सेवा की बात करें तो हमारे यहाँ पर एक शहर के बाहर एक खंडारी नाम का एक प्लेस है, वहां इन्होंने एक जलाशय का निर्माण कराया था। जो उस समय उन्होंने जलाशय के लिए 5 लाख रुपए उधार दिए थे अंग्रेजों को, और 5 साल में चूंकि इन्हें वापस करना था, जब ये नहीं कर पाए तो इन्होंने बोले नहीं, जबलपुर वालों को पानी की परेशानी नहीं होना चाहिए। 20 साल से भी अधिक उसकी अवधि बढ़ा दी और जो वापस करने वाले पैसे वो भी आधे कर दिए। और आज भी उसी जलाशय से करीब करीब आधा जबलपुर उसी पानी उसी का वो पीते हैं उसका। और इसी तरह से बहुत सारी बिल्डिंग है। जबलपुर का ऐतिहासिक टाउन हॉल जहां गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पर भी हमेशा सत्याग्रह वगैरह आंदोलन होते रहते हैं, उन्होंने बनवाया था। और वो भी इसलिए कि जबलपुर की जनता उसमें पुस्तकालय में
अध्ययन कर सके और अपनी जानकारी बढ़ा सके। और जो एक मजेदार बात है कि इनकी जो व्यावसायिक फर्म थी, सेवाराम खुशालचंद बैंकिंग फर्म थी, 1857 में नागपुर के पास में कहीं पर अंग्रेजों की जो सैन्य दल जा रहा था, उनको रसद सामग्री उनकी कम हो गई थी। तो आनन-फानन में चूँकि प्रतिष्ठा प्राप्त थे, उन्होंने इनको जब पता चला तो उन्होंने रसद सामग्री पूरी अंग्रेजों के पास पहुँचाई, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने खुश होकर उन्हें एक हीरों से जड़ा हुआ एक स्वर्ण पट्ट भेंट किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि अंग्रेजों की ये रसद सामग्री पूर्ण करने के उसमें इन्हें ये सादर ससम्मान भेंट किया जाता है। तो इस पट्ट का उल्लेख मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा कि इस पट्ट के बारे में क्या बात है, तो ये उस समय उन्हें दिया गया था। अब जो अंग्रेज भी जिनकी सहायता लिया करते थे, ऐसा एक परिवार था। मैं बताना चाहूँगा जैसा कि अभी हमारी मैडम सुराना जी ने भी अभी बताया कि वो काफ़ी उनमें जज़्बा था और बचपन से ही बहुत कम उम्र से ही वो स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए वो आगे आ गए थे। अपना उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने 20 साल की उम्र में कदम रख दिया था। तो इतना उनका ज़बरदस्त जज़्बा था कि वो जब ये पूर्वजों को अंग्रेजों से प्राप्त हीरों से जड़े पट्ट का जो सम्मान के रूप में मिला था, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने के बाद उन्होंने जब नमक सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पर मुंबई में गांधी जी कर रहे थे, हज़ारों की संख्या में नमक सत्याग्रह में गए थे, जैसे ही उसी समय हमारे सेठ गोविंद दास जी भी 10,000 लोगों को जबलपुर से करीब 15-20 किलोमीटर आगे महारानी दुर्गावती हमारे यहाँ की एक महारानी हुई हैं, जो मुगलों से लड़ते हुए उन्होंने बलिदान उनका हुआ और पूरा का पूरा अभी सुराना मैडम ने बोला कि जो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय था उसका नाम जबलपुर ऐसा नहीं है, बल्कि जबलपुर विश्वविद्यालय था, उसका नाम उनके प्रतिष्ठा में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधि डॉक्टर की दी थी। ये बात है। तो ये 10,000 कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनके सामने उन्होंने घोषणा की कि जब तक मैं इस कलंक को, वो कलंक जो अंग्रेजों ने इन्हें स्वर्ण पट्ट दिया था, तो बोले मैं चूंकि ये कलंक ही है, जब तक मैं उस कलंक को मिटा नहीं देता, मैं अपने महल वैभव अकूत संपदा का उपयोग नहीं करूंगा और अपनी पुस्तकों में लिखवाऊंगा मैं। यह काम मेरी पुस्तकों में भी लिखा जाएगा और वे जाकर एक मंदिर के गार्डन में, एक मंदिर था, मंदिर और एक बगीचा था, उसमें वो वहां रहने लगे थे। उनके इस कथन को अब देखिए जरा, उनके बस इतने कहने से सॉरी उनके कहने से कि मैं उस कलंक को मैं धो डालूंगा और ये सम्मान को वापस कर दूंगा, जो उनको नागवार गुजरा उन लोगों को, और उनको 2 साल की इन्हें सजा दे दी, जेल की सजा दी थी। यह हमारे जानकारी हमारे जबलपुर के ही पूर्व विधायक हैं, समाज सेवी हैं, आदरणीय श्री नित्य निरंजन कंपरिया जी के मुझे प्राप्त हुए और ये प्रारंभ से ही सेठ गोविंद दास परिवार से जुड़े हुए हैं और आप हितकारिणी सभा के अध्यक्ष हैं, सेठ गोविंद दास प्रेक्षागृह के भी ट्रस्टी हैं। तो ये इस तरह से मैं ये बताना चाहूंगा मैं कि ये ऐसे थे हमारे के तन मन धन से। अब मैं थोड़ा सा उल्लेख कर दूं इनके परिवार के बारे में। पद्मा बिनानी इनकी एक पुत्री थी, जो एक ये भी साहित्यकार थी। इनकी एक कृति थी नर्मदा के तट से, ये भी लिखी थी और प्रसिद्ध उद्योगपति बिनानी परिवार की बहू थी। बिनानी सीमेंट सभी ने सुना होगा, जिसका विज्ञापन अमिताभ जी किया करते हैं। सेठ गोविंददास जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के गहरे संबंध के कारण सेठ जी का आना जाना अक्सर हुआ करता था और उनके साथ में इनकी जो पुत्री हैं रत्न कुमारी जी, जीजी बाई बोलते, वो उनके साथ जाया करती थी और वो एज ग्रुप रहती थी, तो इंदिरा गांधी से उनकी भी मित्रता हो गई थी। तो एक वो भी एक साहित्यकार थी, उन्होंने भी बहुत सारे साहित्य लिखा हुआ है
और इस मित्रता की बात तो नहीं, लेकिन शायद राजनीति के चलते रुचि को देखते हुए ये 3 बार इंदिरा जी के समय ही 3 बार ये राज्यसभा की सदस्य रही हैं और एक बार चुनाव भी लड़ी हैं। इस तरह इनका परिवार इसका है। और तो ये भी बताना चाहूंगा मैं कि जो हमारे जो इनका जीवन 77 साल का था और 16 अक्टूबर 1896 को जन्मे, जैसा कि बताया गया, और 18 जून 1974 को दिवंगत हुए। जैसा कि राष्ट्रभाषा बनाने का ये इनका जज्बा था वो कभी कम नहीं हुआ। और जैसा कि हम ही जानते हैं कि राष्ट्रभाषा की बात अब तो मुझे लग रहा है बेमानी हो गई है। हमारी राष्ट्रभाषा इतनी हिंदी इतनी ज्यादा है, उसको किसी तगमे की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है ये लड़ाई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, चाहे हम द्वारका से हम असम तक की बात करें, हर जगह हिंदी बोली जाती है। आप हमारे रत्नेश्वर सिंह जी घूम के आए हैं अभी, रामेश्वरम घूम के आए, चेन्नई घूम के आए, वहां भी शायद उन्हें भाषा की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, कहीं नहीं होती, मुझे भी कहीं नहीं होती परेशानी। तो ये हिंदी आपको मसला नहीं रह गया। अब केवल लिखे या ना लिखें, नहीं लिखी जाएगी तो भी हिंदी में ही आजकल मेडिकल कॉलेज वगैरह सब हिंदी में पढ़ाई होती है। आखिरी बात मैं अपने गांव की करना चाहूंगा, जो मेरा पैतृक गांव है। अब तो मैं वर्तमान में मैं जबलपुर के अंदर रहता हूँ। सन 1971 यानी उनके जीवन का आखिरी लोकसभा चुनाव था और मैं तेवर में पढ़ता था। मैं उस समय 8वीं 9वीं क्लास में रहा होऊंगा मैं, तो मैं पढ़ा करता था। तो उस समय सेठ गोविंद दास जी का वो संसदीय क्षेत्र ही लगता था और वहां पर जनपद पंचायत के एक प्रभावी एक शख्सियत होती थी, जिन्हें खंजूलाल पटेल जी कहा जाता था। खंजूलाल पटेल जी जनपद सभा के सदस्य हुआ करते थे। उनके पास सेठ गोविंद दास जी ने एक खत भेजा जिसमें लिखा था कि मैं नहीं आ पा रहा हूं, आप गांव वालों को सूचित करवा दीजिए या आम सभा रख लीजिए और उसमें आप बताइए। तो उन्होंने क्या किया, शाम मुनादी करा दी पूरे गांव में खंजूलाल जी ने कि शाम को कांग्रेस की आम सभा होने वाली, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर उनका पत्र पढ़ा जाता है और उसमें उनकी विनती जो उन्होंने लिखा था कि मेरे को वोट दें, और उसके अपील जो करती है की गई कि मेरे को वोट दें, और सही में उनको वोट दी जाती है और उस चुनाव में भी वो विजयी हो जाते हैं। यहाँ मैं ये बताने का प्रयास किया है मैंने कि उस समय उनके व्यक्तित्व, सेठ जी का व्यक्तित्व और उनके समाज के प्रति समर्पण, जो उनकी समर्पण भावना थी, उस पर हमारी समाज का, हमारी जो जनता का कितना भरोसा था कि एक खत के पहुंच जाने पर पूरा का पूरा क्षेत्र उन्हें वोट देता है। और ऐसा इसने उनको पूरे संसदीय क्षेत्र में था और वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इनको जो जैसा कि बताया कि जब मध्य प्रदेश की राजधानी और उच्च न्यायालय के विकल्प की बात आई, उस समय क्योंकि जबलपुर भी प्रभावी क्षेत्र है, तो जबलपुर नहीं बल्कि उस समय भोपाल वगैरह बहुत छोटे थे, जबलपुर बहुत एक ऐतिहासिक नगर था। उसके विकल्प की बात आई कि इसको राजधानी बनाया जाए या हाईकोर्ट बनाया जाए इसको। तो उस समय सेठ गोविंद दास जी ने राजधानी के स्थान पर न्याय को महत्व दिया और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को जबलपुर में स्थापित कराया। यही नहीं, उन्होंने अपने एक भव्य भवन को उच्च न्यायालय हेतु सरकार को ₹1 किराए से लीज पर दे दिया। सेठ जी को महाकौशल केसरी भी कहा जाता क्योंकि उनका प्रभाव पूरे महाकौशल में था। सेठ गोविंद दास जी द्वारा साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें, क्योंकि बहुत सारा साहित्य लिखा था उन्होंने, सन 1961 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह सेठ गोविंद दास जी की कहानी है। आज भी प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन, पुण्यतिथि अनेक कार्यक्रम होते हैं। जबलपुर का हर नागरिक इनकी गांधीवादी विचारधारा से अवगत है और इन्हें एक आदर्श सांसद, आदर्श राजनेता और एक महान समाज सेवी के रूप में याद करता है। इनके द्वारा आजीवन देश की, समाज की और जबलपुर की सेवा जो उन्होंने की है, मैं उसके प्रति मैं भी उनको सादर नमन करता हूं।
और ये जो चूँकि हमारे अगले वक्ता दोनों वक्ता प्रबुद्ध हैं और वो भी बहुत बताएँगे, तो मैंने उनके जीवन, उनकी पृष्ठभूमि का एक विशेष भाग लिया है। बाकी के भाग में हमारे डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, हमारे अग्रज श्री अजनबी जी इस पर विचार डालेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और आपने मतलब एक नए बहुत से सर्वथा हम कहेंगे अनूठे और नए तथ्यों से जो है हमें अवगत कराया, और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और उनकी समाज सेवा के बारे में, उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से जो है आपने अपनी बात रखी। उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो है जिनसे हम अनभिज्ञ होते हैं, इस चर्चा के दौरान हमें जो है पता चलती हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे-ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जो हैं हुए हैं हमारे देश में, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया स्वतंत्रता के लिए। तो उनको पुनः जो है शत-शत प्रणाम करती हूँ।